students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurvani, your chemistry mentor, and we are continuing our RBSc question bank. ठीक है, तो RBSc क्वेश्चन बैंक में पार्ट डी 1 to 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट एसेंशियल कंडीशंस ड्यूरिंग हेबर प्रोसेस. तो बच्चों हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया सिंथेसिस, अमोनिया बनाने का प्रोसेस. अब देखो, अगर रिएक्शन की बात करें तो हेबर प्रोसेस क्या है, तो हम कहेंगे हेबर प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे. तो नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये बनाएगा अमोनिया. अब बच्चों रिएक्शन जो है अमोनिया प्रोडक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है. अब ऐसी कोई भी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होती है तो रिएक्शन में टेम्परेचर लो होता है. ठीक है, तो अमोनिया सिंथेसिस यानी हेबर प्रोसेस, तो पहली कंडीशन है बच्चों लो टेम्परेचर. अब लो में भी कितना, तो आपको याद रखना है 700 केल्विन. अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा 700 केल्विन तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 450 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा ऊपर ही है. ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है 700 केल्विन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर हीट तो देनी पड़ेगी ना भाई. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जाके हाइड्रोजन से टकराए तो प्रॉपर हीट, प्रॉपर एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन रिएक्शन सिंस एक्सोथर्मिक है तो बस ये स्टार्टअप है, एक बार इतना टेम्परेचर देना है, इतनी हीट प्रोवाइड करनी है. ठीक है, और रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी. तो पहला हो गया आपका बच्चों लो टेम्परेचर. नाउ अब यहाँ देख लो तुम कितने मोल्स है रिएक्टेंट साइड में, तो बच्चों यहाँ है 4 मोल, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ है 2 मोल. अब ली शटेलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है क्लास 11th में. अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम, बच्चों ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर में होती है तो इक्विलिब्रियम अचीव होता है. ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाते हैं बच्चों तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ वॉल्यूम कम है या मोल्स कम है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर मोल्स क्या है, तो मोल्स लेस है, तो मोल्स लेस तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना. और मुझे तो फॉरवर्ड ही ले जानी है क्योंकि मुझे अमोनिया बनाने की कंडीशन बतानी है. तो अमोनिया कब बनेगा, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है यानी अमोनिया बनती है, तो हमें प्रेशर बढ़ा देना चाहिए. तो बच्चों लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. ठीक है, अब कितना, तो 200 ATM अप्रॉक्सीमेटली आपको चाहिए. ठीक है, 200 ATM मिनिमम प्रेशर आपको देना पड़ेगा. तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और तो कैटलिस्ट ले लो. तो बच्चों यहाँ कैटलिस्ट जो है वो है आयरन ऑक्साइड. ठीक है, इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग बच्चों आप ले सकते हैं पोटेशियम ऑक्साइड एंड Al2O3, K2O एंड Al2O3. ठीक है, तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट, लिख दो. ये थर्ड कंडीशन जो है वो कैटलिस्ट. अब बच्चों रिएक्टेंट अगर आप ज़्यादा लेोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो भाई अगर मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा रखूँ तो फॉरवर्ड ही तो चलेगी. तो अगर अमोनिया ज़्यादा बनाना चाहते हो तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई ले लो. तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. This is also situation to get ammonia या ammonia in क्या बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये एसेंशियल कंडीशंस हो गई ड्यूरिंग हेबर प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अमोनिया हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन टू pH3. तो बच्चों अमोनिया में NH बॉन्ड क्या है, पोलर है. इन NH3 ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, high electronegativity of nitrogen, NH bond is polar. ठीक है, NH bond आपका पोलर है. अब NH bond is polar, अब उससे होगा क्या, तो बच्चों अगर NH bond पोलर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड हो. फोन जो आप लेते हो वो नहीं, फोन यानी केमिस्ट्री का फोन, FON है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन. ठीक है, तो पक्का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. तो हम कहेंगे हाँ NH बॉन्ड है. ठीक है, सो देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3. ठीक है, इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन NH3। इसलिए क्या होगा, तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगी, है ना। सो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। इसको लैंग्वेज में लिखना है ना, तो लैंग्वेज क्या बनेगी, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस so that NH3 has high melting point, high boiling point। ठीक है। अब PH3, तो बच्चों लेस पोलैरिटी है PH3 में, है ना। ये कंटिन्यू करोगे तो PH3 में क्या लिखोगे, PH बॉन्ड इज लेस पोलर। ठीक है, तो भाई PH बॉन्ड जो है अगर वो लेस पोलर है मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड में तुम लिख सकते हो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अमोनिया से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन PH3। बाकी आंसर आप अपने आप लिख दोगे। ओके, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन एंड एक्सप्लेन इट्स बॉन्ड लेंथ। अब बच्चों ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो O डबल बॉन्ड हो, पहले भी आया था शायद ये क्वेश्चन, और ये O माइनस। तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ 3 हो गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर हमने सीखा था एक बार पहले भी कि अगर मैं ये बॉन्ड क्या करूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, 2 बार प्लस आ जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस तो डबल बॉन्ड बना लेगा ना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये O माइनस, 2 लोन पेयर है ही, माइनस का 1 लोन पेयर और हो गया। ऑक्सीजन प्लस पहले से ही था, लेकिन इसकी वजह से यहाँ प्लस माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर और 1 लोन पेयर। सो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चों मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई ओजोन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो हम अगर सिंगल स्ट्रक्चर कंसीडर करते तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि एक बॉन्ड लेंथ तो डबल बॉन्ड होनी चाहिए, एक बॉन्ड सिंगल होनी चाहिए। लेकिन अब आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा। अब बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहता है कि भाई ये बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है, वो तीनों ऑक्सीजन एटम के बीच में डीलोकलाइज्ड है इस तरह से। ठीक है, तो सेंटर वाला तो हो गया पार्शियली पॉजिटिव, ये माइनस हाफ कर देती हूँ और ये माइनस का हाफ। तो आप क्या देख रहे हो, ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड ऑक्सीजन में क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन में दोनों बॉन्ड लेंथ जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर देख के आपको ऐसा लग सकता है कि एक बॉन्ड तो होना चाहिए सिंगल बॉन्ड और दूसरा क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे दूसरा होना चाहिए डबल बॉन्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। तो आपको लिखना है ड्यू टू रेजोनेंस both bond lengths are similar। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आ क्यों रही है, तो हम कहेंगे रेजोनेंस की वजह से, है ना। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ डायग्राम ऑफ हेबर प्रोसेस। तो थोड़ा लेंदी डायग्राम है तो मैंने पहले से बना रखा है। हेबर प्रोसेस हमें याद है, करना क्या था, तो भाई नाइट्रोजन की रिएक्शन करानी थी हाइड्रोजन से और बनता क्या, तो हम कहेंगे अमोनियम बनेगा। ठीक है, हेबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3। ठीक है, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा लेना है हाई कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर लो रखना है 700 केल्विन के अराउंड, प्रेशर हाई रखना है 200 ATM तो कम से कम था। ठीक है, और कैटलिस्ट लेना था आयरन ऑक्साइड इंक्लूडिंग पोटेशियम ऑक्साइड Al2O3। ये सब हमें क्लियर है। तो देखो सबसे पहले ये इनलेट है ना, इनलेट मतलब एंट्री है, नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, अब बच्चों ये लगा हुआ है कंप्रेसर, यहाँ आपके पास गैस आ गई नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना। प्रेशर कितना दे रहा है ये, 200 से 900 ATM, मिनिमम 200 ATM चाहिए था, और ज़्यादा होगा तो और अच्छे से कंप्रेस हो जाएगी। तो कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को आते ही कंप्रेस करेगा हाई प्रेशर। अब आपका ये जो चैम्बर है देखो, कन्वर्टर
है ना। कन्वर्टेड चैम्बर में देखो ये ऊपर लिखा है 700 केल्विन, नीचे लिखा है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 700 केल्विन पे हाईली कंप्रेस्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगी, तो हम कहेंगे अमोनिया। अब अभी तुमने क्या पढ़ा कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाती। तो भाई अमोनिया बनते ही क्या होगा बच्चों, तो ये अमोनिया बनेगी गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो कंप्रेसर फिर लगा रखा है, तो अमोनिया खुद तो बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी लो टेम्परेचर पे। अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाई वो वापस आगे चली जाएगी, क्योंकि अमोनिया तो लिक्विड है, इसको तो नीचे उतार लेंगे, जो गैस है वो इधर। तो बच्चों नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो अमोनिया लिक्विफाई नहीं हो पाई वो भी इधर आ जाएगी, तो कंप्रेसर वापस क्या कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा। तो अमोनिया तो आपका यहीं रुकना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है कंप्रेस्ड हो जाएंगी, वापस आगे चली जाएंगी यहाँ से, और प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हेबर प्रोसेस। नाउ व्हाट इज डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब बच्चों डिसप्रोपोर्शियोनेशन, अब ये क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब बच्चों देखो डिसप्रोपोर्शियोनेशन इज द टाइप ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब होगा रिडॉक्स, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। लेकिन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन, सेम एटम बोल सकते हो, है ना। तो दोज रिडॉक्स रिएक्शंस in which same element gets oxidized as well as reduced, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शियोनेशन, तो मैं लिख दूं दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस, या दोज रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे बच्चों ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिसप्रोपोर्शियोनेशन में रिडॉक्स तो होता ही है। तो those redox reactions in which same element gets oxidized as well as reduced। ठीक है भाई, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसे हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अभी एग्जाम्पल बताना है, तो देखो आपके कोर्स में एक रिएक्शन है, क्लोरीन जो है बच्चों, क्लोरीन की रिएक्शन दो बार है, एक तो है क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से, एक है क्लोरीन की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से। तो आपको क्या देखना है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद hot and concentrated NaOH, hot and concentrated NaOH। ठीक है, अब देखो 3Cl2 कर देती हूँ, तो 6 NaOH है ना बच्चों, तो 5 तो NaCl एज इट इज बन जाएंगे। ठीक है, अब इस 6 NaOH क्यों लिए मैंने, तो देखो 6 NaOH में से वाटर कितने बना सकते हो, तो हम कहेंगे 2 NaOH में से एक वाटर चला जाएगा, तो अगर मैं 6 NaOH लूँगी तो 3 वाटर चला जाएंगे, तो 3 वाटर एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब 3 वाटर एलिमिनेट कर दिए तो 3 ऑक्सीजन तो रह गए, है ना। तो 5 तो मैंने NaCl बना दी, Na तो एक ही बचा, ऑक्सीजन 3 बचे, एक Cl बचा, तो ये बनाएगा NaClO3, इसे बोलते हैं बच्चों सोडियम क्लोरेट। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लोरीन बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हुआ, तो NaCl मतलब Cl माइनस और सोडियम क्लोरेट यानी ClO3 माइनस। अब बच्चों यहाँ देखो क्लोरीन क्या है, तो मैं कहूँगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Cl माइनस मतलब -1 और ClO3, तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ जाएगा, निकाल दो। एक Cl को मान लो X ऑक्सीजन होता है -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू -1, तो x -6 इक्वल्स टू -1 यानी x इक्वल्स टू 5। तो बच्चों 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना रिडक्शन, और 0 से 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो भाई ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ सेम मॉलिक्यूल का,
तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है, उसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब ये इसलिए बताइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और सिंपल लिखनी है तो ये लिख दो भाई, कॉपर जो है, कॉपर +1 जो है आपको पता है थोड़ा कम स्टेबल होता है ना, कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कॉपर +1 क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शियोनेट हो जाता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस लिख देना सबको, और ई बना देगा कॉपर, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कॉपर +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, और +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, यानी डिस्प्रपोर्शियोनेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ब्लीचिंग नेचर ऑफ Cl2। तो अब आपको क्या करना है, Cl2 का ब्लीचिंग नेचर, क्वेश्चन 2 है बच्चों, पार्ट है आपका 3, हमें एक्सप्लेन करना है ब्लीचिंग नेचर ऑफ Cl2, ठीक है। अब बच्चों देखो, क्लोरीन जो है वो किसके थ्रू ब्लीच करता है, ऑक्सीजन के थ्रू ब्लीच करता है। क्लोरीन क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है HCl और HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अब हाइपोक्लोरस एसिड अनस्टेबल है ना, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा HCl और ये O, सिंगल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन जब कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, है ना, क्लोरीन जो है वेजिटेबल्स वगैरह को डीकलराइज कर लेते हैं, तो कलर्ड मटेरियल जब नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये हो जाता है कलरलेस, ठीक है भाई। अब होगा क्या इससे, तो हम कहेंगे ये तो ब्लीचिंग एक्शन हो गया क्लोरीन का। किसके थ्रू ब्लीच कर रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू। अब बच्चों ऑक्सीजन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है ना, दैट इज परमानेंट ब्लीचिंग, मतलब एक बार कलर उड़ा दिया तो फिर वापस नहीं आएगा, रीगेन नहीं हो। हाइड्रोजन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है वो होती है टेम्परेरी, वापस आ भी सकता है, लेकिन ये होती है परमानेंट ब्लीचिंग, यानी ये कलर लेस हो गया तो हो गया। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो हम कहेंगे मोस्टली, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो वो क्रिस्टल लैटिस बनाते, मेटालिक लैटिस बनाते हैं, ठीक है। अब मेटालिक लैटिस मतलब तो हम कहेंगे देखो, अगर एक प्रॉपर वेल पैक्ड स्ट्रक्चर भी देखा जाए, है ना, जिसमें एटम्स प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं, तो भी ये खाली जगह रह जाती है, इस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिसेस, ठीक है। अब ये जो खाली जगह है बच्चों, इसमें छोटे एटम लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, ये एटम्स जो हैं ये बैठ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फिट हो जाते हैं इसके अंदर, तो अब ये नया कॉम्बिनेशन बना। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो लिखेंगे क्या हम, तो हम लिखेंगे इन metallic solids there are some vacant spaces between metal atoms, ठीक है। ये जो vacant space है, these vacant spaces are called interstices, ठीक है। Now some small atoms like, तो बच्चों हम लिखेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा, sits in these interstitial sites, ठीक है। Interstitial sites, such compounds are called interstitial compounds,
ठीक है भाई, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। अब इससे होगा क्या, तो बच्चों देखो पैकिंग और मजबूत हो गई ना, अगर यहाँ पे छोटा एटम फिट हो गया, है ना, अगर मैं यहाँ बोरॉन बोरॉन फिट कर दूँ तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पैकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सॉरी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो आपका क्लियर है, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के बाद में जो एलिमेंट आते हैं एकदम से छोटे हो जाते हैं, सडन डिक्रीज इन साइज जो है दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हम एक जनरल स्टडी करें तो ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, 5D के एलिमेंट्स भी छोटे हो जाते हैं, तो 4D और 5D में साइज बढ़ता ही नहीं, अप्रॉक्सीमेटली साइज क्या रहता है, सेम रहता है। तो इफेक्ट बताने हैं, तो पहला इफेक्ट क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज ऑफ 4D एंड 5D। यहाँ आप लिख सकते हैं सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियस, ऑफ वन ग्रुप, है ना, सेम ग्रुप होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट होना चाहिए 4D का और दूसरा क्या होना चाहिए 5D का। तो भाई 4D के 5D नीचे उतरे तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने की जगह क्या होता है, तो कम हो गया, तो कम हो गया मतलब 4D और 5D लगभग बराबर हो गए। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ वन ग्रुप ऑफ 4D एंड 5D। ठीक है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि इट्रियम के बाद क्या आया, तो आप कहोगे जिरकोनियम, और लैंथेनम के बाद क्या आया, हॉफनियम, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम के बाद लगेगा, लैंथेनम पे नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे कि भाई अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम। ये क्वेश्चन आ भी चुका है बच्चों कॉम्पिटिशन में बहुत बार। तो एक रीजन, एक इफेक्ट तो ये हो गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि भाई लैंथेनम से आगे जाएंगे तो साइज तो कम हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ, तो बच्चों साइज छोटा हो गया ना, तो MOH बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा। अब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो फिर OH आयन देगा ही नहीं, और OH आयन देगा ही नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लैंथेनॉइड्स, ऑन मूविंग, सेकेंड इफेक्ट है आपका ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लैंथेनॉइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो हो जाएगी कम, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, यानी मैं कहती हूं कि भाई सीरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, पहला लैंथेनॉइड क्या, सीरियम हो जाएगा, तो सीरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक एंड ल्यूटीशियम, लास्ट वाला अगर हम देखें तो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है explain that why when we move towards the middle melting point increases in D block elements। तो भाई D ब्लॉक में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते तो देखो पहले आएगा D1, D2, D3, D4, D5, तो मिडल तक जाएंगे तो D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के पास D ऑर्बिटल में उतने ज़्यादा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रेंथ, मजबूती उतनी ज़्यादा आएगी। तो बच्चों अगर मजबूत हो गया, पैकिंग अच्छी हो गई, तो फिर मेल्ट कैसे होगा, मेल्ट मतलब पैकिंग लूज करना, तो पैकिंग लूज क्या होगी, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर विल बी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ग्रेटर विल बी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम कहेंगे यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो आपको आंसर लिखना है द D ऑर्बिटल, भी ऐसा D ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, D ऑर्बिटल विच होल्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
d orbital which holds greater number of unpaired electrons form greater number of covalent bonds. ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द मिडल, towards the middle in D block series. तो बच्चों मिडल तक जाएंगे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे हमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, है ना. तो हम कहेंगे वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हार्डनेस बढ़ेगी. ठीक है, दिस इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की जगह आप लिख दो दिस इंक्रीजेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स and hardness. हार्डनेस. ठीक है, सो दैट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मिडल में मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों. व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. तो एम्बिडेंट लिगेंड्स पढ़ रखा है बच्चों, है ना, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम. ठीक है, पहले आ चुका है क्वेश्चन. ऐसे लिगेंड्स जिनमें क्या है, तो हम कहेंगे डोनर एटम 2 है, लेकिन डोनेट तो एक से ही करेगा. 2 डोनर एटम्स, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड, तो या तो C से डोनेट करवा लो या N से, एक टाइम में एक जना डोनेट करेगा. ठीक है, तो विच हैव 2 डोनर एटम्स बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन coordinate bond formation only one atom donate its lone pair. ठीक है भाई, only one atom donate its lone pair. ठीक है भाई, ऐसे लिगेंड्स को हम कहेंगे एम्बिडेंट लिगेंड. एग्जाम्पल, तो बच्चों आपको लिखना है साइनाइड, है ना, आइसोसाइनाइड अपने आप हो जाएगा. NO2 माइनस आप लिख सकते हैं CNO माइनस CNS माइनस भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर स्प्लिटिंग इन FeH2O होल 6+2. तो स्प्लिट होने के बाद बताना है. तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें. तो Fe हो गया X 6 वाटर 6 × 0 इक्वल्स टू +2. तो भाई Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया बच्चों, वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +2. ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं. नाउ Fe एटॉमिक नंबर, तो मैंने सिखा रखा है SCTV कार में फे मतलब 26. ठीक है, 26. तो बच्चों आर्गन 18 4s2 20 और ये हो जाएगा 3d6. नाउ Fe +2, तो ये हो गया आर्गन और ये हो गया 3d6. ठीक है, अभी क्या करें? तो हम कहेंगे चलो भाई 3d6 तो हो गया, स्प्लिटिंग के बाद बताओ. तो स्प्लिटिंग, तो d ऑर्बिटल किस में टूटता है? तो हम कहेंगे T2G और Eg, है ना. तो T2G और Eg में स्प्लिट होना है. तो देखो आफ्टर स्प्लिटिंग, आफ्टर स्प्लिटिंग लिखना है. ठीक है, तो बच्चों ये हमने ब्रेक कर दिया, ये बना दिया हमने T2G. ठीक है, और ये हमने बना दिया Eg. ओके,
अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो भाई हमारे पास है D6। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस को हम इंडिकेट करते हैं डेल ओ, क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE। अब बच्चों D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। और वाटर कैसा लीगेंड है, तो वाटर है वीक फील्ड लीगेंड, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था आई बारिश कल, फिर पानी, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, पानी, वाटर, ये है वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। तो वीक फील्ड लीगेंड है मतलब कि इनमें पेयरिंग नहीं होती है ना, पेयरिंग एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों पेयर अप नहीं करेगा तो ओके, D6 बढ़ना है तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, तो हम कहेंगे 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन बच्चों पेयर अप नहीं होगा, है ना, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। वीक फील्ड के लिए क्या लिखोगे, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन CFSE, ठीक है भाई। तो पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन CFSE, तो D3 D4 ऊपर ले जाओ, D5, और अब तो करना ही पड़ेगा पेयर अप, D6। तो स्प्लिटिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, तो मुझे लग रहा है भाई T2G में तो है कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 4, T2G 4, और EG में कितने हैं, तो भाई EG में है 2, तो T2G 4 EG 2, D6 हो गया। ये हो गया आफ्टर स्प्लिटिंग कॉन्फ़िगरेशन। नाउ राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर इन Fe(CN)(6 - 4। तो बच्चों है तो वही Fe+2, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड मतलब सारे इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप कर लेता है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो आप ये भी कह सकते हैं सिंस साइनाइड माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ठीक है। तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है वो मोस्टली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब d ऑर्बिटल अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। सो इट फॉर्म्स, समझे ना मेरी बात भाई, 6 लीगेंड है ना, तो 6 लीगेंड है मतलब 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 6 ऑर्बिटल कौन से लेने, sp3d2 लेना है या d2sp3 लेना है। तो साइनाइड माइनस, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। SFL लीगेंड कौन सा था, मैंने सिखाया था कोई कन्या नो बाई इन नहीं, तो बच्चों कोई मतलब CO SFL है, कन्या मतलब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नो मतलब NO2 माइनस, बाई मतलब BiPy बाई पेरिडाइल, बाई इन नहीं, इन मतलब इथाइलिन डाइअमीन, नहीं मतलब NH3, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड थे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब D अंदर वाला लेना है, sp3d2 नहीं लेना है, d2sp3 लेना है, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब D अंदर वाला यूज करो, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बाय, तो हम कहेंगे बाय D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे D2sp3। अब 6 ऑर्बिटल है तो ज्योमेट्री, 6 लीगेंड में ज्योमेट्री क्या होगी, तो हम कहेंगे ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखना था, एक्सप्लेन नहीं करना था, तो D2sp3, और ज्योमेट्री तो ये, और बना के भी बता दो भाई ऑक्टाहेड्रल बना दोगे, थोड़ा स्पेस कम है, छोटा बना रही हूँ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बना दो, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो बच्चों सेंटर में तो है Fe+2 और 6 साइनाइड लगाने हैं आपको, 6 कॉर्नर्स हैं आपके पास ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स और 2 अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। सो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ बना लेते हो, चलो देखो काफी स्पेस है यहाँ पे। सेंटर में तो बनाना है Fe+2, ठीक है। ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन आपको दिखाना है साइनाइड माइनस, है ना, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे भी साइनाइड माइनस, है ना। ये आपका हो गया ज्योमेट्री, ठीक है, फेरो साइनाइड आयन। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्लेन कीलेट। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, कीलेट तो ये भी पहले आ चुका है बच्चों कि अगर आपके पास बाइडेंटेट लीगेंड है या पॉलीडेंटेट लीगेंड है,
लाइक अगर मैंने आपसे कह दिया इथाइलिन डाइअमाइन, है ना, तो इन केस ऑफ बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड दे फॉर्म अ साइक्लिक रिंग विद मेटल, है ना। तो बच्चों ये जो रिंग बनती है, इस रिंग को क्या कहते हैं? तो इस रिंग को कहते हैं कीलेट, ठीक है। तो इन केस ऑफ बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड, there is ring formation between metal and ligand, ठीक है। This cyclic ring is called chelate. Okay, now write two examples of homolaptic complex. तो homolaptic ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम काइंड ऑफ लिगेंड हो, सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड हो, तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐसे लिख सकते हो CuH2O होल 4, चार्ज लिख दो +2, या आप लिख सकते हो कॉपर का ही टेट्रामीन कॉपर से किन सल्फेट CuNH3 होल 4, बाहर लिख दो SO4, ठीक है। और लिखना है तो K4FeCN6 लिख दो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, नीचे लिखा है आपका टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 NiCO होल 4, ठीक है। तो कोई दो एग्जाम्पल जो आपको याद रहे वो लिख दो, है ना। बस शर्त ये सारे लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, होमोलैप्टिक, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर इन NiCO होल 4। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो आपके पास केस है NiCO होल 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ निकल हो गया X, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बोनिल, ठीक है। तो X की वैल्यू आ गई 0। अब बच्चों निकल का एटॉमिक नंबर है 28, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4:3d8। अब यही प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ एस इलेक्ट्रॉन लीव करेगा ही नहीं, बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये 4:3d8 रखना पड़ेगा। तो अब मैं बनाती हूँ ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों ग्राउंड स्टेट में मैंने 3D बनाया, 1 2 3 4 भाई अपने आप हो गया, 3D हो गया। नाउ 4s हो गया और 4p हो गया, ठीक है। अभी 3d8 तो ये हो गया 1 2 3 4 5, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 6 7 8, खाली अभी d, लेकिन ये एस ये तो गया ही नहीं, है ना। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? तो भाई हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयर अप कराओ, उसको पीछे भेजो सबको। तो पेयरिंग करने के चक्कर में 4s इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप हो जाएंगे d में। तो बच्चों अब तुम्हें क्या बनाना है? तो तुम्हें 3D फिल करना है पूरा, है ना। देखो 8 तो खुद के थे, 2s के आ गए, तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10, तो 3D तो पूरा भर गया। अब वो है ही नहीं 3D, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाओगे कैसे? ठीक है, तो D तो है ही नहीं, है ना। तो तुम्हारे पास लीगेंड कितने हैं? तो मैं कहूँगी भाई 4 लीगेंड है, NiCO होल 4 पढ़ रहे, तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये ठीक है। तो तुम्हें लिखना है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों थोड़ा बैटरी कम लग रहा है मुझे, चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है।
तो बच्चों sp3 में क्या होगा, तो निकल सेंटर में और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो CO 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 एंड CO। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री लग रही है sp3, तो sp3 का ज्योमेट्री तो आपको याद है ना, तो sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो आपसे पूछे कि NiCO4 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा आंसर रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो बच्चों ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। क्लियर? अब आगे बढ़ते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ, यहाँ 3 नहीं है बच्चों, टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बच्चों देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से बॉन्डेड हो। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से बॉन्डेड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए क्योंकि ब्यूटाइल भी चल रहा है। ठीक है, और क्लोराइड, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब IUPAC लिखना है तो सिलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो भी कार्बन की लॉन्ग चेन तो ये रही है ना। नाउ गिव मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट, तो ये Cl बाहर है आपका। ठीक है, तो देखो 2 पे क्या है क्लोरो, 2 पे क्या है मिथाइल, तो ये बनेगा बच्चों IUPAC 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है तो इट विल बी प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC नेम। नाउ SN1 और SN2, SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंसेस लिखने, तो मैंने कहा था ज़्यादातर डिफरेंसेस बच्चों इस तरीके से लिखा करो, है ना, डिफरेंशिएट करके तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ पहला डिफरेंस, तो बच्चों SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, इन रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, और SN2 तो 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, इन रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। तो आपको क्या लिखना है, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है भाई, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दे आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। यहां आप लिखेंगे दे फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और तो अब हम कहेंगे चलो SN1 SN2 फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, और क्या बताना है, तो बच्चों ये 2 स्टेप में होती है, पहले में कार्ब कैटायन बनता है, ये तो एक ही स्टेप में होती है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसके 2 डिफरेंसेस बना दो, तो पहला लिखो दे कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, है ना, सच रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, पहला स्लो और दूसरा फास्ट। यहाँ क्या लिखना है, दे कंप्लीट इन 1 स्टेप। ठीक है, और क्या लिखे, तो भाई 2 स्टेप में पहले स्टेप में क्या बनता था, कार्ब कैटायन बनता था, है ना। तो यहाँ क्या लिखे, हियर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे कार्ब कैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस। यहाँ क्या होगा, तो हम लिखेंगे हियर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड लिख देती हूँ। ठीक है भाई, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब बच्चों SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1, तो हम कहेंगे SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन ग्रेटर देन 2 डिग्री हेलो एल्केन ग्रेटर देन 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, 3 to 1। यहाँ तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा कर दो। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों आज का, व्हाई क्लोरोबेंजीन हैज लो रिएक्टिविटी
देन हेलोएरीन है यहाँ पे, देन हेलोएरीन टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो बच्चों बहुत सारे रीजंस है ना, तो मैं लिख दूँ इट हैज़ लेस रिएक्टिविटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब रीजंस लिख देते हैं। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर 3 पार्ट में भी है ना तो 1 नंबर भी हो तो 1 नंबर में लिखना है। अब रीजंस क्या क्या है बच्चों, तो पहला रीजन है कि हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन में क्या है, क्लोरीन बेंजीन के साथ बॉन्डेड है तो रेजोनेंस में है, तो C और X या CCl बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे CCl बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो पहला जो रीजन है बच्चों वो है CCl बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CCl बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर, रेजोनेंस की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो बेंजीन रिंग के साथ बच्चों अगर क्लोरीन कनेक्टेड है तो क्लोरीन पे भी तो 3 लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, है ना। तो CCl बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, है ना, ड्यू टू दैट बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो बच्चों अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि छोटा डबल बॉन्ड है ना, बॉन्ड छोटा है तो टूटता मुश्किल से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है ना, और सब्स्टिट्यूट तो होता ही नहीं डबल बॉन्ड में, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो एक रीजन तो ये हो गया, 2 रीजन मान सकते हैं उसको, बॉन्ड लेंथ कम होना। अब बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कार्बन भी अगर डबल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता है, तो ये हेलोजन भी माइनस बनना चाहता है। कार्बन आप कह रहे हो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलैरिटी नहीं आएगी, प्लस कौन बनेगा अगर दोनों ही माइनस बनेंगे, है ना। तो हम कहेंगे भाई हेलोजन, देखो ये डबल बॉन्ड, देखो इसका आंसर मैं यहां लिख देती हूँ 3rd पॉइंट। एरोमेटिक कार्बन को ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऊपर डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड, तो CCl बॉन्ड मतलब एरोमेटिक कार्बन वाला, है ना, CCl बॉन्ड इज लेस पोलर देन नॉर्मल। हेलोएल्केन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता, तो हम कहते हैं CCl बॉन्ड। ठीक है, तो पोलैरिटी कम है मतलब रिएक्टिविटी भी क्या है, कम। सो रिएक्टिविटी या सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट। ठीक है, सो रिएक्टिविटी इज लेस। एक रीजन और हो गया आपके पास, कितने रीजन हो गए, 3 हो गए, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 रीजन। एक और लिख सकते हो बच्चों कि अगर Cl माइनस चला गया तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। तो फिनाइल कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन। अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसमें से जितने याद रह जाए उतने लिख देना, जरूरी नहीं है सारे लिखो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताने की कोशिश की है, 1 रीज़न 2 रीज़न याद रह जाए तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम पार्ट D कंप्लीट कर लें, फिर हमारे पास बचेगा ओनली पार्ट E, फिर आपका सीरीज कंप्लीट। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों। एग्जाम कितना भी टाइम ले, है ना, लेट है जल्दी है कोई फर्क नहीं पड़ता, याद करना है, एग्जाम तो है ही। ठीक है, लर्न करना है, अब टाइम मिल गया है पढ़ने का तो आराम से लर्न करो। ठीक है, और क्वेश्चन इनमें से आएंगे, आप हमेशा लिखते हो उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, तो मैक्सिमम चांस है ना। बोर्ड ने अगर सिलेबस या पेपर रिलीज किया है तो चांस है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है कुछ भी हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।